हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 28 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। चाइना के अंदर हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर हो रहा है? लॉकडाउन के अगेंस्ट, यानी एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पर कई दिनों से कंटिन्यू, आज अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसेस में कहीं ना कहीं कमी आई है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन भी हुआ है और ओवरऑल ये भी पाया गया कि लॉकडाउन एक लिमिट तक ही इफेक्टिव है। अगर कंटिन्यू लॉकडाउन रहता तो ये लोगों को मेंटली डिस्टर्ब भी करता और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना में जो फोर्सफुली लॉकडाउन हो रहा है इसके अगेंस्ट लोग हैं, यानी लॉकडाउन होने में एक फोर्सफुली ज़बरदस्ती लोगों को कैद करके रखा जाएगा तो वो एक टाइम के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होंगे। और इस तरह के मैसिव प्रोटेस्ट चाइना में रेयर है, या फिर आप देखेंगे मीडिया में बहुत ही कम न्यूज़ में आता है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंगुआ यूनिवर्सिटी है बीजिंग के अंदर, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग जो है वो कहीं ना कहीं चैंट कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, हमें रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। इस तरह कंटिन्यू वहाँ पर क्लेम किया जा रहा है। इवन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अल्मा मेटर जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ऐसे बच्चे जो स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। इसके अलावा कंटिन्यू वो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए। फोर्सफुली जो आप मास टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना के अंदर हैवी प्रोटेस्ट है। चाइना के अंदर डेफिनेटली कोविड-19 केसेस में इंक्रीज हुआ है। इतने बड़े लॉकडाउन के बाद, मैसिव लॉकडाउन के बावजूद भी जीरो कोविड पॉलिसी, यानी किसी भी हालत में कोविड-19 राइज नहीं होना चाहिए, उन सब के बावजूद कोविड-19 लगातार इंक्रीज हुआ है। हालांकि डेथ रेट जो है बहुत ही कम है और ये भी पाया गया कि टाइम के साथ इंसान जो है वो अपने आप एक तरीके से इम्यून भी हो रहा है और वैक्सीनेशन ने उसको डबल इम्यून किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर फोर्सफुली लॉकडाउन के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो चाइना में, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही रेयर होते हैं। इससे पहले 1998-99 के आसपास एक प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को जो है वो मार दिया गया था। हालांकि वो प्रोटेस्ट भी बहुत पीसफुल था जिसमें लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट का बहुत क्लियर कट ओपिनियन है कि कोई ओपोजिशन नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हमने अभी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस या मीटिंग हुई वहाँ पर भी देखा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को जिस तरीके से मार्शल के द्वारा बाहर निकाला गया, ये चीज़ें बहुत ही ख़राब इंडिकेशन करती किसी भी कंट्री के लिए, चाहे आपके ओपोजिशन में ही क्यों ना हो, या फिर अगर हम देखते हैं वो देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ इक्वली और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं देखने को मिला। इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो रेयर प्रोटेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। इनके अलावा चाइना में अगर हम बात करते हैं इनके ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 39,500 या 39,500 केसेज जो देखने को मिले और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो जो स्प्रेड हो रहे हैं। हालांकि स्टेट मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करता चाइना, वहाँ पर जो सरकार बताएगी वही पब्लिकेशन होता है, इसके अलावा पब्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन ये जो मैसेज है ये चाइना के लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग है और आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि अगर ये प्रोटेस्ट मास लेवल पर होते हैं तो ये चाइना के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और सेकंड, जब भी किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट को लेकर। ऑलरेडी चाइनीज़ इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है जीरो कोविड की वजह से, जो उनकी पॉलिसीज़ है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। इन सब के बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली चाइनीज़ इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए कई सारे चैलेंजेस होंगे, राइट। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक न्यूज़ कवर की गई है। बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर का जो मंथली प्रोग्राम होता है मन की बात, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है, G20 दुनिया की लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज़, उनका एक ग्रुप है जिसकी अभी एक मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया की बाली सिटी में या बाली आइलैंड में। इसके बाद 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया में होगी और 2023 की जो समिट है वो सितंबर 2023 में, अभी हालांकि डेट फाइनल नहीं है, सितंबर 2023 में होगी और न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है।
उसी समिट या उसी प्रेसिडेंसी के लिए बोला जा रहा है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट कर रही है और डेफिनेटली ग्लोबल गुड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि इंडिया के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं फोकस का पॉइंट होगा और हमें इस अपॉर्चुनिटी को जो वो कहीं ना कहीं ग्रैब करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया को G20 की इस समिट में लीडरशिप के दौरान हमें डेफिनेटली पीस पर, यूनिटी पर, सेंसिटिविटी पर, टुवर्ड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर हमें लगातार काम करना होगा और यही हमारा कहीं ना कहीं एफर्ट्स इसके अंदर होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों से G20 समिट को लेकर, क्योंकि G20 की समिट से पहले जो मेन समिट होगी जहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, उससे पहले अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स होगी। हमने अभी देखा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक इनिशियल स्टार्ट किया गया जहाँ पर कुछ डिप्लोमेट्स के साथ एक मीटिंग हुई। हालांकि ऑफिशियली हम लोग 1 दिसंबर 2022 से हम लोग प्रेसिडेंसी एक तरीके से G20 की लेंगे, लेकिन उससे पहले मीटिंग का स्टार्ट कर दिया गया और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं G20 समिट के बारे में तो 2-3 फैक्चुअल सवाल है। पहला, G20 की जो समिट है ये बेसिकली कब से स्टार्ट हुई थी। सेकंड, G20 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये कब से शामिल होना शुरू हुए थे। और थर्ड इम्पोर्टेंट है, G20 के अंदर 19 कंट्री है और एक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, उस ग्रुप या यूनियन का क्या नाम है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे जिसके बारे में आपको नीचे कमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी जिनका नाम है वो भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट होंगे 2023 में। इससे पहले अगर हम बात करें तो इजिप्टियन प्रेसिडेंट जिनका पूरा नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, ये 2023 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट होंगे और ऐसा क्यों होने वाला इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2021-22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था इंडिया में, 2020 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे। इससे पहले अगर हम बात करें 2018 ज़रूर ध्यान रखना, जहाँ पर 10 आसियान कंट्री यानी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इनके हेड जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। 2018 वाला कई बार जो फैक्चुअल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे अभी आई थिंक SSC CGL के एग्जामिनेशन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन उनके बहुत फेवरेट है। UPSC में इस तरह के सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। भारत और इजिप्ट के रिलेशन को लेकर हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन UPSC में थोड़ा फेवरेट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगेन रिपीट किया गया कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट 2023 में एज ए चीफ गेस्ट इंडिया में आएंगे और इसका कई सारे रीजन है इसके, क्योंकि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशन भी है। इसके अलावा दोनों कंट्री जो है वो सिविलाइजेशन बेस्ड डीप रूटेड पीपल टू पीपल टाइज जो देखने को मिलता है। इन सब के अलावा 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशन के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, और इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दोनों कंट्री नॉन अलाइनमेंट या नए मूवमेंट था उसका हिस्सा रहे। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें, जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है वो 2015 में भी आए थे जब इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी। इसके अलावा अभी $8 बिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ था क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी को लेकर स्वेज कैनल के इकोनॉमिक जोन में, और इसके अलावा भी लगभग 2,20,000 टन का क्लीन फ्यूल एनुअली जो है वो इजिप्ट फैसिलिटी के थ्रू जनरेट किया जाएगा। और G20 की जो समिट है उसमें इजिप्ट, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, इन कंट्री को भी एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इजिप्ट की थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन हम लोकेट करेंगे ताकि एक रफ आइडिया हो जाए कि इजिप्ट की बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। इजिप्ट बेसिकली इज़राइल, लीबिया और सूडान, इन 3 कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जब अगर आप देखेंगे इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जब इशू होता है तब इजिप्ट वो कंट्री जो सबसे पहले कोशिश करता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो, क्योंकि इससे पहले इजिप्ट का इज़राइल के साथ वॉर भी हुआ और बहुत सारा एरिया जो है वो इजिप्ट का कब्जा भी कर लिया था इज़राइल ने। बाद में एग्रीमेंट हुआ और चीज़ें जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो वो सेटअप हुए इज़राइल और इजिप्ट के बीच में। इसके अलावा
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके ठीक नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, आपको रेड सी नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे सिनेरियो में नज़र आती है। अब आप लोगों के एक सवाल है, कभी कभी आपने रेड सी डेफिनेटली देखा, एक और वर्ड यूज़ होता है डेड सी करके। ये डेड सी बेसिकली कहाँ पर है, आपको उसको लोकेट करना है। और एक और सवाल है ज्योग्राफिकली है, सिनाई पेनिनसुला करके, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे रीजन में ये कहाँ पर है और वो किस कंट्री का पार्ट है। इसके बारे में आप सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में ये सवाल है उसको कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में। और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है उसमें मेंशन किया गया है कि चाइना ने प्लेस किया है कि $100 मिलियन का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा में। और क्यूबा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, कोविड-19 और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। हालांकि क्यूबा की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट के बहुत क्लोज है। स्ट्रेटजिकली अगर चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसा नहीं कि क्यूबा की मदद करना चाहता है इसलिए चाइना भाग कर आया, नहीं। चाइना को ये पता है कि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकल है। इसके ठीक नॉर्थ में अगर आप देखेंगे वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्यूबा के रिलेशन बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी चाइना ने क्रिएट करी है कि इकोनॉमिक हेल्प के थ्रू जो है स्ट्रेटजिक कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और डेफिनेटली ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप देखेंगे इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो सीधी सी बात है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजिकल है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पोर्ट्स में या फिर किसी हार्बर के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी और वो किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रेटजिकली हेल्प करने वाला है। इसके बाद इसके ठीक नीचे जो एक टॉपिक कवर किया गया वो है बेसिकली लीगलाइज करना सेम सेक्स मैरिज को, या फिर एक तरीके से सेम जेंडर के अंदर जो एक तरीके से शादी होती है। अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे वो अभी भी परमिटेबल नहीं है, लेकिन LGBT कम्युनिटी जो है वो कंटिन्यू डिमांड कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं लीगलाइज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटिशन डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को जो है सेंटर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इस सिनेरियो को लेकर कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या ये परमिटेबल हो सकती है, उसको लेकर परमिशन मांगी है। इससे पहले अगर हम बात करें 2018 में नवतेज सिंह जोहर, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट क्रिएट किया गया था। तो इन सब के बाद एक और यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्ग्यू किया गया कि इसकी वजह से इनको भी लीगलाइज किया जाए। जब ये सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष है, अगर आज के दिन देखेंगे एज पर द लॉ मैरिज परमिशेबल किस कॉन्टेक्स्ट में है, या तो बायोलॉजिकल मैन होना चाहिए या बायोलॉजिकल वुमेन, यानी एक जेंडर के अंदर अगर आप देखें लीगल परमिटेबल नहीं है इंडिया के अंदर। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर भी डिस्कशन किया गया। इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट जो इशू आज के दिन में देखने को मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत सिंपल है कि 2004 से बेसिकली क्या हो गया, जो भी न्यू कर्मचारी होंगे वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं, NPS जिसको बोलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि आपको जो है रिटायरमेंट के बाद जो आपकी सैलरी होगी उसका हाफ जो है वो मिलता रहेगा जब तक आप सर्वाइव करेंगे या आपकी लाइफ सर्वाइव करेगी। लेकिन अब बेसिकली न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो ग्रेच्युटी मिलती है कि आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, भाई आपको कुछ पैसे देंगे, पेंशन वेंशन नहीं है, हमारे इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रेच कर रहा है। लेकिन अब कुछ स्टेट ने क्या किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करना शुरू किया है। पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग क्या सोचता है उसके बारे में बताया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है फ्यूचर में टैक्स पेयर के लिए एक बर्डन क्रिएट कर देगी। क्यों ऐसा किया बोला जा रहा है? नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, मैन है ये, मतलब ये पुरुष है, आपको नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक तरीके से कंसर्न एक्सप्रेस किया इस पूरे सिनेरियो को लेकर कि कुछ राज्य जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो रिवाइवल कर रहे हैं, फ्यूचर में टैक्स पेयर के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगा, क्योंकि एक समय पर हमें फिस्कल प्रूडेंस पर काम करना पड़ेगा, सस्टेन्ड ग्रोथ पर काम करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ों के अलावा अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी है तो उस सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं कि
अगर हमें फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना तो ये जो चीज़ें होंगी ओल्ड पेंशन स्कीम, ये प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट नहीं करने देगी और बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम बेसिकली क्या थी, एक एंटायर पेंशन अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी। हालांकि 2003 में डिसीजन लिया गया था, 1 अप्रैल 2004 को डिसीजन लिया गया था कि आप को लागू हुआ था कि ये जो पेंशन स्कीम है डिसकंटिन्यू होगा। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपकी सैलरी में से 10% डिडक्ट होते हैं, बाद में 14% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है और जो भी अमाउंट होती है वो आपको बाद में ग्रेजुएटी पर मिलती है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह की एक्सरसाइज करेंगी तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टेट की रेवेन्यूज़ के लिए या इंडियन स्टेट के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, हमें बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव्स हमें एस्टेब्लिशमेंट करने पड़ेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर। तो इसको लेकर नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनका थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव है और नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका ओपिनियन है। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वार गेम स्टार्ट हो चुका। वॉर गेम ऐसा नहीं, कोई युद्ध स्टार्ट हो गया, बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो हो रही है और ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज जो है राजस्थान में हो रही है। बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसको नाम दिया गया अस्त्र हिंद 22, राइट। इसके अलावा ये बेसिकली महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है 28 नवंबर से लेकर दिसंबर 11 तक और अल्टरनेट बेसिस पर होती है, यानी एक बार इंडिया में होगी, एक बार ऑस्ट्रेलिया में होती है। ये जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, फिर नेवल एक्सरसाइज होती है, ये मेनली अगर हम बात करें यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते, चाहे वो डिफेंस के एग्जामिनेशन हो या जो वनडे एग्जामिनेशन होते दूसरे जो दूसरे सर्विसेज के लिए होते हैं, बी ग्रुप, सी ग्रुप या डी ग्रुप, उनमें बहुत पॉपुलर होते हैं इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर ये पूछी जाती है। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। मान लेते हैं कि रेयर से रेयर केसेज में अपना क्वेश्चन को शिफ्ट करता है या पैटर्न को थोड़ा चेंज करता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके नेक्स्ट पेज पे जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। अलग अलग स्टेट में जो इलेक्शन चल रहे हैं उनमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या ओपिनियन रखती है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें, यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उनका इंटरव्यू दिया गया है और इन्होंने बेसिकली एक तरीके से कई सारे इश्यूज़ पर अपना ओपिनियन दिया है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि G20 में एज ए गेस्ट इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया है। इससे पता चलता है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट है और दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमी कितनी ज़्यादा एक दूसरे पर कनेक्टेड है। और बांग्लादेश भारत से न केवल एनर्जी सेक्टर में बल्कि रशिया से क्रूड रिफाइंड क्रूड को भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इनके जो रिलेशन यूएस और यूरोपियन यूनियन से वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन के अंदर है। बांग्लादेश किसी प्रेशर में नहीं आता। हालांकि इन्होंने ये भी कहीं ना कहीं डिसमिस किया कि भाई माइनॉरिटीज़ पर अटैक जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कोई कंसर्न नहीं। हालांकि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी पर अटैक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पर वहाँ पर बड़ी संख्या में जो माइनॉरिटीज़ है उनके फेस्टिवल्स के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट होता है या कई बार उनके फेस्टिवल्स को या उनके फेस्टिवल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। रिलीजियस प्लेसेस को कहीं ना कहीं डैमेज किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है और ये ख़राब इंडिकेशन करती है पूरे सिनेरियो को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली इसी पेज पे है और आईटी मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि जो न्यू बिल आएगा वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करता किसी भी तरीके से। हालांकि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होने वाले हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में तो जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तभी पता चलेगा। अभी केवल ड्राफ्ट आया था। लेकिन जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज के अंदर जो पर्सनल डेटा है उसको गैदर नहीं किया जाएगा। और इसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी है, इसके अलावा डिज़ास्टर्स है, ये कुछ चीज़ें जिसके बारे में बताया गया। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नाराज़ है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नाराज़ इसलिए है, कई बार क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एक लिमिट नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं हम
कोई भी डेटा गैदर कर लिया कि नेशनल सिक्योरिटी है कंसर्न, तो वो सारी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ये पूरी की पूरी इशू जो है वो है ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के को लेकर, और उसी सिनेरियो में सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा इस पेज पे कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है। मैंने रिपीट किया कि जो बिल आएगा डेटा प्रोटेक्शन वाला बिल, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब इसके बारे में हम जो भी इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे जब ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जब ये एक्ट बन जाएगा तब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग जाएंगे पेज नंबर 14 पर, क्योंकि मंडे को पेज नंबर 13 या बिजनेस सेक्शन जो होता है वो रिव्यू आता है मनी वाइज या इस तरह की चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 14 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स है, इस तरह की स्टेटमेंट है। और आजकल अगर आप देखेंगे ये अपनी डॉटर के साथ नज़र आते हैं। इन्होंने रिसेंट में अगर हम बात करते हैं, ये जो मिसाइल थी एक हाओशोंग 17, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि इसकी रेंज जो है यूनाइटेड स्टेट की मेनलैंड तक ये अटैक कर सकते हैं, और ये कंटिन्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर जो है वो फोर्स कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। तो इसी सिनेरियो में इन्होंने क्लेम किया है। इसके अलावा इस पेज पे अगर हम बात करते हैं तो पूरे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर अभी जो है चाइना ने एक मीटिंग आयोजित करी थी, जिसमें चाइना इंडियन ओशन को लेकर ये मीटिंग थी, जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि 19 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने कहा कि ये सारी कंट्री आई थी, लेकिन अब क्या हुआ, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और मालदीव दोनों ने मना कर दिया कि पहली बात तो भाई हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, और दूसरा जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और मालदीव की तरफ से पार्टिसिपेट किया वो बेसिकली इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, वो कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मान लेते हैं फॉर्मर मालदीव प्रेसिडेंट है मोहम्मद वाहिद, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केविन रूड है। तो ये गवर्नमेंट का पक्ष नहीं है, इसमें इनका पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हालांकि इसमें इंडिया इनवाइट नहीं किया गया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट भी इसमें नहीं किया था। हालांकि जो ये वर्ड यूज़ करता है, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्होंने वर्ड यूज़ किया समिट के लिए, बेसिकली चाइना इंडियन ओशन एक तरीके से वर्ड यूज़ किया गया है, या चाइना के इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इस समिट को लेकर जो फॉर्म हुई थी वो थी बेसिकली चाइना अपना एक फ्रंट में नाम रखता है इंडियन ओशन के आगे। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर ये साफ पता चलता है स्ट्रेटजिकली किस तरीके से इस रीजन को देखता है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वैसे कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ देख के थोड़ा मैं सरप्राइज भी हो गया था कि चाइना के जो आर्मी चीफ हैं इससे पहले जनरल कमर बाजवा, इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो जनरेट करी है, 12.7 बिलियन रुपए के आसपास इन्होंने प्रॉपर्टी जनरेट करी है। 12.7 का मतलब होता है लगभग 1270 करोड़ रुपए इन्होंने हासिल करे हैं। और देखो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में चाहे अपनी ओपोजिशन की भी आर्मी हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किसी भी कंट्री की, आर्मी की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट अगर कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी जनरेट करता है वो डिफेंस फोर्सेस के अंदर, तो ये प्रोफेशनल आर्मी मुझे नज़र नहीं आती। इसमें फिर ऐसा लगता है कि पैसा जनरेट करने के लिए आर्मी इन्होंने खड़ी करी है, और इसीलिए फिर वो बोलते हैं कि 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था इसी वजह से, क्योंकि प्रॉपर्टी जनरेट करना मेन इंटेंशन जब होता है तब इस तरह की चीज़ें होती है। खैर ये एलिगेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड में आप लोगों के लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि अभी हम कई सारी कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पर मैप में भी देखा है। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि अभी आपको याद होगा भारत सरकार ने नामीबिया से कुछ चीते जो है वो इंपोर्ट करे हैं। नामीबिया के अलावा एक कंट्री और है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई वहाँ से भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे, कोनो नेशनल पार्क जो है वो एमपी में आएंगे। वो कंट्री कौन सी है, और उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना, और उस कंट्री के आप आइडेंटिफिकेशन में ये भी मेंशन करेंगे कि किन किन कंट्री के साथ उसकी बाउंड्री जो वो लगती है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो भी कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और कमेंट करिए। आज का द हिंदू थोड़ा शॉर्ट रखें क्योंकि न्यूज़ बहुत ही कम आपको नज़र आएगी आज के द हिंदू में। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।